तो फिल्म की शुरुआत में हमें पेलिंगटन हाई स्कूल का बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है जो कि काफी क्लोज चल रहा था। पेलिंगटन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ये मैच हार रहे थे और गेम को खत्म होने में सिर्फ कुछ 40-45 सेकंड ही बचे थे। ऐसे में इनके टीम का एक बंदा मेसन रेमोर, जिसका निकनेम हॉर्स था, वो एंड मोमेंट पे 3 पॉइंटर मार के अपनी टीम को जिता देता है। अब जीत तो हो गई, लेकिन दोस्तों हम नोटिस करते हैं कि थ्रू आउट द गेम मेसन को हमेशा एक जला हुआ घोस्ट दिख रहा था जो कि मेसन पे हमला करने उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेसन इससे इतना डर गया था कि गेम के बाद वो बिना सेलिब्रेट किए सीधा लॉकर रूम में जाता है और वहाँ हम लिटरली मेसन के रोंगटे खड़े होते देखते हैं। वो अपने लॉकर के अंदर से एक एंटीक जार निकालता है और तुरंत उस जार को जिम वेट्स की मदद से तोड़ देता है। मेसन काफी डरा हुआ था और तभी हम फिर से उस जले हुए घोस्ट को मेसन की तरफ बढ़ते देखते हैं। तभी मेसन के टीममेट्स लॉकर रूम में आ जाते हैं और सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद मेसन लॉकर रूम के शावर में जाता है और वहाँ एकदम से वही जला हुआ घोस्ट मेसन पे हमला कर देता है। वो लिटरली मेसन के मुंह में अपना हाथ डाल के उसे जला देता है, जिससे मेसन जलते हुए खत्म हो जाता है। मेसन के समाप्त होने से उसके टीममेट्स शॉक में थे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि खत्म होने के बाद मेसन ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा वो जला हुआ घोस्ट था। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद की आती है, जहाँ हम क्रिस विलेट नामक लड़की से मिलते हैं और क्रिस का आज पेलिंगटन हाई स्कूल में पहला दिन होने वाला था। क्रिस रिसेंटली इस शहर में शिकागो से मूव हुई थी और वो अपने कजन रेल के साथ रह रही थी। हम समझ पाते हैं कि क्रिस की लाइफ में कुछ तो दुर्घटना हुई है, लेकिन फिलहाल हम व्यूअर्स को इसके बारे में नहीं बताया जाता। ऑल्सो क्रिस के पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पास अपने पिता की म्यूजिक कलेक्शन है जिसे वो हमेशा सुनती रहती है। एनीवेज क्रिस और रेल हाई स्कूल जाते हैं, जहाँ क्रिस को एग्जैक्टली वही लॉकर असाइन होता है जो कि पहले मेसन का हुआ करता था। इनफैक्ट लॉकर पे मेसन का निकनेम हॉर्स इनग्रेव्ड भी था। यहाँ मेसन के पुराने टीममेट्स आके क्रिस को डराने धमकाने लगते हैं, सेइंग कि वो ये लॉकर यूज ना करे क्योंकि ये उनके दोस्त मेसन का हुआ करता था और उसकी मेमोरीज है। इस सब बुलिंग में मेसन का दोस्त डीन सबसे आगे था और यहाँ डीन की गर्लफ्रेंड ग्रेस उसे ये सब करने को मना करती है। डीन ये तक कहता है कि क्रिस वही लड़की है ना जो ड्रग एडिक्ट थी और उसके कारण ही उसके पिता समाप्त हुए हैं। ये सुनकर क्रिस गुस्सा होती है और वो डीन को प्राइवेट जगह पे मारती है। तभी स्कूल के टीचर मिस्टर क्रेवन आते हैं और वो रेल, क्रिस, डीन और ग्रेस को डिटेंशन देते हैं। इस पॉइंट पे एली नामक एक लड़की मिस्टर क्रेवन को समझाने लगती है कि क्रिस की इस सब में कोई गलती नहीं है, एज डीन ही उसे बुली कर रहा था। लेकिन दोस्तों मिस्टर क्रेवन एली की एक नहीं सुनते, रादर वो उसे भी डिटेंशन दे देते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको कुछ छोटी डिटेल्स बता देता हूँ ताकि आप इन 5 लोगों के बीच की ग्रुप डायनामिक्स समझ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस लेस्बियन है और उसे एली पसंद आने लग गई है। इनफैक्ट शायद एली भी क्रिस की तरफ अट्रैक्टेड थी। देन डीन और ग्रेस डेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों रेल को भी ग्रेस पसंद है। इनफैक्ट रेल तो ग्रेस को बचपन से ही पसंद करता है। जो भी हो, यहाँ से भीड़ छट जाती है और जाने के बाद क्रिस को अपने लॉकर में वही एंटीक जार दिखता है जो कि हमने मेसन के पास भी देखा था। क्रिस इस जार को खोलती है और जार के अंदर एक एंटीक एज़टेक डेथ विसल थी जो कि काफी डरावनी दिख रही थी। क्रिस इस विसल यानी सीटी को बजाने ही वाली होती है कि तभी बेल रिंग होती है और वो विसल को वापस उसी केस में या जार में रख देती है। यहाँ से सीन कट होकर डिटेंशन क्लास में आता है, जहाँ क्रिस अपने साथ वो विसल और उसका जार लेके आई थी और इसमें मिस्टर क्रेवन की नजर पड़ती है। मिस्टर क्रेवन तुरंत इसे चेक करके बताते हैं कि विसल शायद अर्ली मायन है, लेकिन वो खुद इसको लेके श्योर नहीं थे। इस विसल पे 2 वर्ड्स इनग्रेव्ड भी थे और ये वर्ड्स थे काबा पिक्सन और इसका अर्थ होता है समन द डेड, यानी मृत को बुलाना। इट वाज क्लियर कि विसल की हिस्टोरिकल वैल्यू काफी थी और मिस्टर क्रेवन इस विसल और जार को अपने पास रख लेते हैं, सेइंग कि ये मिला तो स्कूल की प्रॉपर्टी पे है ना, तो ये स्कूल का ही हुआ। खैर डिटेंशन खत्म होने के बाद मिस्टर क्रेवन अकेले में एंटीक्स बाई सेल करने वाली वेबसाइट पे जाके अनुमान लगाने लगते हैं कि इस एज़टेक विसल की वैल्यू क्या हो सकती है। वहाँ ऐसी सिमिलर दिखने वाली विसल्स तकरीबन $35,000 के ऊपर बिक रही थी। यानी कि दोस्तों इस विसल की वैल्यू नहीं कुछ तो 30 से 35 लाख रुपए होने वाली थी। ये देख मिस्टर क्रेवन बहुत खुश होते हैं क्योंकि ही वाज प्लानिंग कि वो चुपके से इसे बेच के काफी पैसे बना लेंगे। अब विसल के कंडीशन को चेक करने के लिए मिस्टर क्रेवन इसे बजाते भी हैं और इससे अजीब चीख जैसी आवाज निकलती है जिससे रूम का ग्लास तक क्रैक करता है। दिस मेंट की विसल बजती है, यानी कि गुड कंडीशन में है, जिसके अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ ग्रेस डिटेंशन में आए सभी को अपने घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट करती है। मतलब पार्टी ऐसा कुछ नहीं था, बस पूल साइड सभी लोग हैंग आउट करेंगे एंड क्रिस वाज नॉट श्योर कि वो इस पार्टी में जाएगी या नहीं। बेसिकली मिस्टर क्रेवन इन्हें 6 पेज का ऐसे लिखने बोल दिए थे एंड द प्लान वाज कि ये लोग एक साथ पूल पार्टी के साथ साथ ऐसे भी निपटा देंगे। नाउ रेल को याद आता है कि वो अपनी रिवेंजर वाली कॉमिक डिटेंशन क्लास में ही भूल गया है और ऐसे में वो क्लास में दोबारा जाता है। वहाँ उसे विसल और उसकी जार दिखती है, साथ ही वो मिस्टर क्रेवन के लैपटॉप में एंटीक्स बाई सेल वाली वेबसाइट देख लेता है जहाँ वो विसल की वैल्यू भी देख लेता है। बस फिर क्या था, रेल विसल वाली जार तो वहीं छोड़ देता है लेकिन जार के अंदर से विसल चुरा लेता है। ना बाहर क्रिस रेल का इंतजार कर रही होती है जब क्रिस के पास नोआ नामक एक बंदा आता है जो कि खुद को पास वाले चर्च का यूथ पास्टर बताता है। नोआ पहले गॉड
की बात करता है एंड देन एकदम से क्रिस को ड्रग्स ऑफर करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस तुरंत मना करती है क्योंकि वो कुछ ही समय से क्लीन हुई थी, लेकिन नोआ पहली डोज फ्री में देने की बात करता है। तभी यहाँ रेल आ जाता है और वो नोआ को भगाने लगता है। नोआ रेल पे ही हमला करके उसे चाकू तक दिखाता है, सेइंग कि अगर क्रिस को माल चाहिए तो वो नोआ से खरीद सकती है और रेल इनके बीच में ना आए। खैर, नोआ के जाने के बाद रेल क्रिस को बताता है कि नोआ इस इलाके का सबसे बेकार इंसान है क्योंकि वो खुद को यूथ पास्टर दिखाता है, देन चर्च में सर्विस करता है और इससे पेरेंट्स को लगता है कि नोआ बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने बच्चों को चर्च भेजते हैं। लेकिन नोआ वहाँ बच्चों को ड्रग्स बेचकर उन्हें जंकी बना देता है। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक बच्चा ओवरडोज से खत्म भी हो गया था, जिसको लेके नोआ के अंदर कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं है। इन शॉर्ट, रेल क्रिस को नोआ से दूर रहने कहता है क्योंकि क्रिस पहले खुद ड्रग एडिक्ट रह चुकी थी, लेकिन फिलहाल वो क्लीन थी। खैर, तो उस शाम मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ वो पाते हैं कि विसल अपने जार से गायब है। वो विसल को हर जगह खोजते हैं लेकिन विसल उन्हें नहीं मिलती क्योंकि ऑफ कोर्स रेल इसे उठा ले गया है। इसके बाद हम मिस्टर क्रेवन को अपनी क्लास में छुप के स्मोक करते भी देखते हैं, लेकिन बाहर से आवाज आने पे वो अपनी सिगरेट बुझा देते हैं। इस आवाज को चेक करने वो बाहर जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा घोस्टली ट्विस्टेड इंसान दूर पे दिखता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर क्रेवन काफी डर जाते हैं और तभी वहाँ स्कूल का क्लीनर चार्ली आता है, जिसके आते ये घोस्टली इंसान गायब हो गया था। चार्ली मिस्टर क्रेवन से कहता है कि वो उनके सिगरेट पीने वाली बात किसी को नहीं बताएगा। खैर, इसके बाद मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ एकदम से उनके सामने वही घोस्टली आदमी वापस आ जाता है। इस भूतिया आदमी के सर या चेहरे पे बाल नहीं थे और वो काफी बीमार सा दिख रहा था। फिर ये भूत एकदम से मिस्टर क्रेवन के सीने में अपना हाथ घुसेड़ देता है और उनके लंग्स को इफेक्ट करने लगता है। देखते देखते मिस्टर क्रेवन काइंड ऑफ एज होते हैं, उनका लंग्स खराब हो गया था और फिर उनके सारे बाल गिर जाते हैं और इससे मिस्टर क्रेवन ठीक इसी भूतिया आदमी जैसा दिखने लगे थे। इन द एंड मिस्टर क्रेवन समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस सीन को देख के हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि विसल बजाने पे जो आवाज निकलती है उसे जो भी इंसान सुन लिया उसका खत्म होना तय है। अब ये सब होता कैसे है? वेल, सबसे पहले इंसान को एक भूतिया फिगर दिखने लगती है और ये फिगर मोस्टली उसी इंसान का ही होता है जिस दैट उसके फ्यूचर का, यानी फ्यूचर में वो किस तरह से खत्म होगा उस मोमेंट का सीन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर क्रेवन सिगरेट पीते थे तो फ्यूचर में उन्हें लंग कैंसर होता, जिसके कारण वो कीमो वगैरह करवाते, उनके हेयर्स वगैरह सब निकल जाते। अंततः वो स्टेज 4 लंग कैंसर की वजह से ही समाप्त होते हैं। अब ये विसल फ्यूचर में होने वाले इस मौत को प्रेजेंट में ही ला देता है, जहाँ मिस्टर क्रेवन को अपना ही फ्यूचर सेल्फ दिखा और उनके खत्म होने का पूरा प्रोसेस जो था वो एक्सपेडाइट हो गया, जल्दी हो गया। इनफैक्ट उन्हें जिस एज पे खत्म होना था वो इंस्टेंटली उसी एज के होके उसी रूप में आके उसी तरह से समाप्त हुए। एक और एग्जांपल से समझे तो पहले सीन में हमने मेसन को खत्म होते देखा था, राइट? वेल, मेसन अपनी लाइफ में 40s के दौरान गैस लीक की वजह से जल के खत्म होने वाला था और इसीलिए उसे एक बर्न्ड इंसान दिखता था। अब मेसन सिर्फ 17 साल का था, स्टिल वो ठीक उसी तरह खत्म हुआ, जबकि बाथरूम में गैस लीक इम्पॉसिबल सिनेरियो जैसा है। इनफैक्ट मेसन उसी इंस्टेंट एज करके अपने 40s तक में चला गया होगा एंड इसका प्रूफ आपको वीडियो में आगे भी मिल जाएगा। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि ये विसल किस तरह से अपने विक्टिम्स को खत्म करता है। एनीवेज, दूसरी तरफ हम पूल पार्टी पे आते हैं जहाँ क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस थे और रेल इनके सामने वही विसल लेके आता है। डीन मजाक मजाक में ग्रेस को विसल बजाने का डेयर देता है और ग्रेस वाकई से बजा देती है। विसल की आवाज किसी के चीख जैसी थी जिसे ये पांचों सुनते हैं। इनफैक्ट आवाज इतनी तीव्र थी कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। डीन इन बातों का मजाक बनाता है लेकिन हम व्यूअर्स तो क्लियरली समझ रहे हैं कि अब इन पांचों का खत्म होना तय है। खैर, पूल मीटअप के बाद क्रिस और एली बात करते हैं जहां एली क्रिस को कल होने वाले पेलिंगटन हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। क्रिस उस वक्त तो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन घर आके वो काफी बेचैन होती है। I mean, क्या उसे एली के इनवाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए या कूल बन के रिजेक्ट करना चाहिए? तभी क्रिस को अपने कमरे के बाहर वाले ट्री पे एक भूतिया आकृति दिखती है और इससे पहले क्रिस कुछ समझ पाती, रेल उसके कमरे में आता है जिसके कारण ये आकृति अब गायब हो चुकी थी। रेल समझ जाता है कि क्रिस एली को लेकर नर्वस है और ऐसे में वो क्रिस के फोन से एली को रिप्लाई कर देता है सेइंग कि वो फेस्टिवल अटेंड करेगी। बदले में एली का भी पॉजिटिव टेक्स्ट आता है व्हिच प्रूव्स कि एली भी क्रिस में इंटरेस्टेड थी। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि एली डॉक्टर बनना चाहती है जिसके लिए वो अभी से एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम करती है। हम ये भी जान पाते हैं कि एली डायबिटिक है तो वो हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन भी लेती रहती है। खैर, तो अब उस रात दो और चीजें होती है। पहली ये है कि डीन ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए अपने घर जाता है और हम समझ पाते हैं कि डीन को ड्रिंक एंड ड्राइव करने की आदत है। दूसरी चीज ये है कि ग्रेस को अपने पूल के आसपास भूतिया प्रेजेंस फील होती है और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप व्यूअर समझ ही रहे होंगे। ऑफ कोर्स वो डेथ विसल बजाई है। एनीवेज, अगले दिन जब क्रिस और रेल स्कूल आते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इनके टीचर मिस्टर क्रेवन इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें स्टेज 4 लंग कैंसर था व्हिच वाज वियर्ड क्योंकि इससे पहले उनका कैंसर डायग्नोज तक नहीं हुआ था और अचानक से स्टेज 4 होना बहुत अजीब बात है। इनफैक्ट जिसको स्टेज 4 होता है वो इस तरह से चल फिर नहीं सकता जिस तरह से मिस्टर क्रेवन
दौरान एक दिन पहले घूम रहे थे। अब ऐसा कैसे हुआ है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर नाउ एली को असेंबली हॉल में एक घोस्ट दिखती है, विच मीन्स कि एली का भी अंत करीब है। इसके बाद एली और क्रिस डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मेसन के घर जाके उसकी विसल उसकी फैमिली को लौटा देंगे। बस फिर क्या था, दोनों कार में मेसन के घर जाने लगते हैं और एली नोटिस करती है कि क्रिस के हाथ पे कुछ टैटूज थे जिससे वो इम्प्रेस होती है। ये टैटू मोस्टली फादर डॉटर बॉन्ड जैसा कुछ था। खैर दोनों मेसन के घर पहुंचते हैं जो कि काफी बड़ा था। स्टिल घर का मेन डोर खुला हुआ था। घर के बाहर सेल का साइन बोर्ड भी था और ऐसा प्रतीत होता है मानो घर के अंदर कोई था ही नहीं। तभी यहाँ मेसन की ग्रैंड मदर इवी आती है और वो अजीब पहेलियों भरी बातें बोलने लगती हैं। हम समझ पाते हैं कि इवी को ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट था। इनफैक्ट उनके घर पे ऑकल्ट जैसी वस्तुओं का बड़ा कलेक्शन था। वो पूरी दुनिया घूम घूम के ये कलेक्शन बनाई थी और इसी बात पे क्रिस वाज लाइक, आपका एक एस्टेक विसल हमारे पास है जो कि मुझे मेसन के लॉकर में मिला था। ये सुन के इवी कहती है कि तुम ये विसल नहीं ढूंढी, रादर ये विसल तुम्हें ढूंढा है। इवी बताती है कि ये विसल उनकी बेटी और उनके ग्रैंडसन को भी ढूंढ लिया जिससे वो दोनों खत्म हुए। इस विसल को इंचोका कहते हैं जिसे इवी हाफ लाइफ टाइम पहले ग्वाटेमाला के ब्लैक मार्केट से लाई थी। ये विसल इवी के पीछे भी था बट समहाउ इवी बच गई थी। कैसे? वेल ये बात इवी फिलहाल तो नहीं बताती। ये एक स्टोलन ट्रेजर है फ्रॉम प्लंडर्ड पीपल और इसके ऊपर की मार्किंग समन द डेड नहीं कहती है, रादर ये कहती है समन योर डेथ, यानी इंसान अपनी मौत को इसको बजा के बुलाता है। इवी समझाती है कि हर इंसान जिसका जन्म हुआ है उसका खत्म होना तो तय है, चाहे मौत 90 साल की उम्र में हो या 30 साल की उम्र में, लेकिन ये विसल बजाने से मौत तुरंत आती है, ठीक उसी तरह जैसे डेस्टिनी में था। इवी कहती है कि विसल को क्रिस अपने पास ही रख ले। अब इवी की बात सुन के क्रिस और एली दोनों डरती हैं क्योंकि इन्हें भी भूतिया आकृति तो दिखने लग गई थी। ऐसे में दोनों एली के हॉस्पिटल जाते हैं जिसमें मेसन के डेथ रिकॉर्ड्स थे। रिकॉर्ड्स चेक करने पे ये पाते हैं कि मेसन की जो डेंटल रिकॉर्ड थी वो क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि ये किसी 40 साल के ऊपर के इंसान की है, जबकि मेसन सिर्फ 17 साल का था, राइट? ये देख के दोनों समझ जाते हैं कि ये विसल वाकई इंसान को खत्म करता है। इनफैक्ट दोनों इसकी वर्किंग भी समझ चुकी थी। बस फिर क्या था, दोनों भागते हुए हार्वेस्ट फेस्टिवल जाती हैं ताकि ये लोग ग्रेस, डीन और रेल को वार्न कर सके क्योंकि विसल की चीख ये तीनों भी सुने थे। वहीं हार्वेस्ट फेस्टिवल में रेल रिवेंजर वाले कॉस्ट्यूम में था, देन ग्रेस डेविल कॉस्ट्यूम में और डीन ड्रैकुला वाले कॉस्ट्यूम में। रेल यहाँ ग्रेस को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि वो ग्रेस से प्यार करता है, लेकिन ग्रेस कहती है कि वो रेल को पसंद तो करती है बट एज ए गुड फ्रेंड। जो भी हो, ग्रेस इस फेस्टिवल में लगे हॉन्टेड मेज में अंदर जाने की बात कहती है। इनफैक्ट वो डीन के साथ चैलेंज भी लगाती है, सेइंग कि मेज के बीच वाली बेल को ग्रेस पहले बजाएगी। डीन यहाँ ग्रेस को 2 मिनट्स का हेड स्टार्ट देता है और ग्रेस फौरन मेज में जाती है। इनिशियली तो ग्रेस काफी एंजॉय करती है, लेकिन एक पॉइंट पे उसे एक बहुत ही बूढ़ी भूतिया औरत दिखने लगती है जो कि ग्रेस का पीछा किए जा रही थी। अब तक डीन भी मेज के अंदर आके ग्रेस को ढूंढने लगा था और ग्रेस डीन को कॉल करके बताती है कि एक क्रीपी बुढ़िया उसके पीछे है। डीन इधर उधर भागते हुए ग्रेस को ढूंढने लगता है, वहीं बुढ़िया ग्रेस का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। हम ये समझ पाते हैं कि ये बुढ़िया एक्चुअली में ग्रेस का ही फ्यूचर है, इंडिकेटिंग कि कई साल बाद ग्रेस शायद बुढ़ापे से खत्म होने वाली थी। लेकिन दोस्तों अब उसकी मौत उसके पीछे थी और एक पॉइंट पे ग्रेस को ये बुढ़िया घेर लेती है। ऐसे में ग्रेस एक टूल उठा के बुढ़िया के सर पे दे मारती है, लेकिन इस हमले का चोट ग्रेस को अपने ही सर पे लगा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने फ्यूचर घोस्ट पे अगर हमला किया जाए तो चोट ओरिजिनल इंसान को ही लगेगी। ये बुढ़िया ग्रेस के पैर पे अपनी उंगली चुभोती है जिससे ग्रेस एज करने लगती है। ग्रेस किसी तरह भाग के मेज के बेल तक पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि ग्रेस एक वियर्ड स्टेट में थी जहां वो आधा एज की थी और आधा यंग ही थी। ग्रेस बेल बजाने आगे बढ़ती है, लेकिन ये बुढ़िया ग्रेस को काइंड ऑफ किस करती है जिससे ग्रेस पूरी तरह एज करके बुढ़िया जैसी दिखने लगती है। फाइनली खत्म होते हुए ग्रेस बेल बजाती है जिसे डीन सुन पाता है। डीन इस आवाज का पीछा करता है। वहीं अब तक मेज में रेल, क्रिस और एली भी आ चुके थे जो कि बेल की आवाज का पीछा करते हैं। यहाँ व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि क्रिस और एली कब आए। वेल ये लोग थोड़ी देर पहले फेस्टिवल में पहुंच चुके थे और यहाँ इन्हें नोआ दोबारा मिला था जो कि फिर से ड्रग्स बेचने की कोशिश किया। क्रिस नोआ पे हमला करके उसका चाकू छीन ली और उसी चाकू से उसका नोज भी थोड़ा कट कर दी थी। इसके बाद क्रिस और एली जाके रेल से मिले जो कि गन से निशाने लगाने वाले स्टॉल पे जाके एक बड़ा टेडी बियर जीता था और वो ये टेडी ग्रेस को देने वाला था। लेकिन तभी क्रिस और एली उसे सब बताते हैं, जिसके बाद तीनों मेज में आए और बेल की आवाज सुने। एक पॉइंट पे रेल, क्रिस, एली और डीन बेल तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बेल के पास ग्रेस की लाश दिखती है। नाउ ऑफ कोर्स लाश ग्रेस के बूढ़े वाले रूप की थी और इसलिए डीन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये ग्रेस है। बाकी उसे समझाते हैं कि भले लाश एक बूढ़ी लेडी की लग रही थी लेकिन वो ग्रेस वाली ड्रेस ही पहनी थी ना, तो ऐसे में वो ग्रेस ही है। फिर क्रिस और एली मिलकर डीन और रेल को विसल के बारे में बताते हैं कि कैसे ये विसल इंसान की डेस्टिन्ड मौत को एक्सपेडाइट कर देता है। रेल यहाँ डीन को ब्लेम करने लगता है, सेइंग कि वही ग्रेस को विसल बजाने का डर दिया था जिसके कारण आज ये सब हुआ। लेकिन दोस्तों डीन भड़क जाता है और वो इन बातों में यकीन भी नहीं कर रहा था। खैर इसके बाद डीन वापस ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपने घर जाता है और अब उससे भी अपना घोस्ट दिखना शुरू होता है। डीन का घोस्ट बुरी तरह चोटिल दिख रहा था, इंडिकेटिंग कि उसकी डेस्टिनी में ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट में खत्म होना लिखा है, जो कि अब टाइम
से पहले ही होगा। वहीं हम रेल को भी अपने घर के छत पे उदास बैठे देखते हैं और उसे फील होता है मानो खून की बारिश हो रही हो। देन रेल को कुछ विजन्स भी आते हैं इंडिकेटिंग कि रेल की डेस्टिनी में फैक्ट्री के ग्राइंडर मशीन्स में पिस के खत्म होना लिखा था और उसकी ये मौत भी समय से काफी पहले आने वाली है। कमिंग टू क्रिस एंड एली, क्रिस एली को अपने पास्ट के बारे में बताती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि क्रिस एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। एक बार वो ड्रग ओवरडोज कर ली थी और तब क्रिस के पापा उसे अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें क्रिस के पिता नहीं बच सके। तब से क्रिस को हमेशा मन में गिल्ट रहता है कि उसके कारण ही उसके पिता आज इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट क्रिस विश करती है कि काश उस एक्सीडेंट में उसके पिता की जगह वो समाप्त होती। ये सब सुनकर एली क्रिस को कंफर्ट करती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन क्रिस, एली और रेल एवी के घर जाते हैं ताकि ये लोग एवी से पूछ सके कि विसल के कर्ज को कैसे तोड़ा जाए। एवी की हालत बहुत नाजुक होती है। आई मीन वो अपनी बेड पे लेटी थी जहाँ उनकी हार्ट बीट वगैरह मॉनिटर हो रही थी और एक नर्स उन्हें देख रहा था। इन शॉर्ट एवी खत्म होने वाली थी और खत्म होने से पहले एवी इस कर्ज को तोड़ने का एक रास्ता बताती है। वो कहती है कि जब मौत सामने हो तब अगर विक्टिम अपना खून किसी और को लगा दे तो ये कर्ज उस दूसरे इंसान पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब जिसे खून लगा उस पे कर्ज आ जाएगा। मोस्टली दोस्तों ईवी भी यही रास्ता अपना के अपनी जान बचाई होगी, लेकिन इससे कर्ज ट्रांसफर होता है विच मीन्स कि कोई और खत्म होगा। ईवी कहती है कि मौत एक चॉइस नहीं है लेकिन जीना तो हमारे हाथ में होता है। ये बता के ईवी खत्म हो जाती है एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि वो अपनी लाइफ डेस्टिन्ड वे में पूरी तरह से जी पाई थी। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्रिस को भी अपनी घोस्ट दिखने लग गई थी जहाँ क्रिस की घोस्ट के आर्म में ड्रग वाला नीडल था, सजेस्टिंग कि अपनी डेस्टिनी में वो ड्रग ओवरडोज करके ही खत्म होने वाली है। एनीवेज क्रिस और एली को कर्ज हटाने का ये तरीका पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें किसी और को फंसाना होगा, लेकिन रेल ये करने के लिए तैयार था। क्रिस तो काइंड ऑफ अपनी मौत को एक्सेप्ट भी करने लग गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जब ओवरडोज होके ही खत्म होना है तो बाद में खत्म होने से बढ़िया है अभी निपट जाऊं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जिसे अपने कमरे में अपना घोस्ट दिखता है। एकदम से डीन हवा में ऐसे लेविटेट होता है मानो वो कार ड्राइव कर रहा हो। देन पूरा सीन ऐसे प्ले होता है मानो कार का एक्सीडेंट हो रहा हो। इससे डीन हवा में धीरे धीरे चोटिल होने लगता है और देखते ही देखते उसकी हालत ऐसे थी मानो उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। डीन के पेरेंट्स जब तक कमरे में आते हैं तब तक डीन खत्म हो चुका था। नाउ वी टॉक अबाउट रेल। वो एक गन लेके चर्च में जाता है जहाँ वो नोआ पे गन तान देता है। क्यों? क्योंकि रेल वाज प्लानिंग कि वो अपना कर्स नोआ पे शिफ्ट कर देगा ताकि उसकी जगह नोआ खत्म हो। ऐसे भी रेल के हिसाब से नोआ बहुत घटिया इंसान था जो कि बच्चों को ड्रग्स की लत लगाता है। इनफैक्ट एक बच्चा तो ओवरडोज होकर खत्म भी हुआ था। खैर तो चर्च में नोआ और रेल के बीच हाथापाई होती है जिसमें फाइनली नोआ ही रेल पे गन तान देता है, लेकिन रेल हंसते हुए कहता है कि उसकी मौत गन से लिखी ही नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। आई मीन जब नोआ गन चलाता है तो गन चलती ही नहीं और इसी मौके का फायदा उठा के रेल नोआ पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब नोआ को होश आता है तो वो खुद को वेरहोवेन स्टील फैक्ट्री के चेयर में बंधा पाता है और उसके सामने रेल था। रेल बताता है कि उसकी डेस्टिनी में यहीं के मशीन्स में ग्राइंड होकर खत्म होना लिखा है और ऐसे भी वो यहाँ कई बार आता भी है, लेकिन अब वो अपना कर्स नोआ पे डालने वाला है। रेल नोआ को उसके ही ड्रग्स खिलाता है और नोआ डर के गॉड को प्रे करना शुरू करता है। रेल विसल को सामने रखता है। देन एकदम से उसके रोंगटे खड़े होते हैं डिपिक्टिंग कि उसकी मौत अब उसके बहुत करीब है। देन रेल अपने हाथ को कट करके खून निकालता है ताकि मौत के करीब आने पे वो ये खून नोआ को लगा दे। तभी यहाँ क्रिस और एली आ जाती हैं जो कि रेल को ऐसा करने से रोकती हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्रिस और एली यहाँ तक पहुंची कैसे। वेल वो रेल के कमरे में उसकी यहाँ की कुछ फोटोज और कॉमिक पैनल्स देख के अंदाजा लगा लेती हैं कि रेल यहीं पे होगा। रेल ऑलमोस्ट नोआ को अपना खून लगाने ही वाला होता है, लेकिन नोआ प्लीज बोल के माफी मांगने लगता है जिससे रेल के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। इसके परिणाम अनुसार रेल नोआ पे खून नहीं लगाता, यानी कि कर्स ट्रांसफर नहीं हुआ और मौत रेल तक आती है जहाँ रेल हवा में उठ जाता है। देन उसका शरीर अपने आप ऐसे ग्राइंड होने लगता है मानो वो मशीन्स के बड़े ग्राइंडर में गिर गया हो। क्रिस और एली उसे खींचने की कोशिश करती हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। अंततः रेल खत्म हो जाता है और नोआ वहीं चेयर से गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्रिस और एली यहाँ से निकल के भागती हैं और इस पॉइंट पे क्रिस को एक आइडिया आता है। क्रिस कहती है कि ये कर्स तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए खत्म हो जाए एंड देन वापस जिंदा हो जाए तो शायद ये कर्स ब्रेक हो जाएगा। ये आइडिया एली को भी सही लगता है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एली अपनी इंसुलिन की डोजेज लेके फैक्ट्री के बिजली वाले कमरे में जाती है। इनकेस आप सोच रहे हैं कि एली के पास इतने इंसुलिन के डोजेज कैसे आए, तो वेल शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एली डायबिटिक है तो वो अपने पास ऐसे डोजेज रखती है। एनीवेज ये लोग एक टब में पानी भरते हैं, देन उसमें आइस वगैरह डालते हैं। देन प्लान वाज कि पहले एली क्रिस को इंसुलिन ओवरडोज देके पानी में डुबो देगी जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट होगा, राइट, और वो कुछ सेकंड्स के लिए खत्म होगी। देन एली शॉक वाली मशीन जिसे मेडिकल टर्म्स में डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वेल उससे क्रिस को झटके देगी जिससे वापस उसका हार्ट बीट शायद रिज्यूम हो और वो बच जाएगी। टेक्निकली देखा जाए तो इस प्रोसेस में क्रिस खत्म होकर जिंदा होगी जिससे कर्स खत्म हो जाना चाहिए। एंड देन क्रिस भी सेम करेगी फॉर एली। सो यस ये सब प्रोसेस शुरू होता है और एली ठीक वैसा ही करती है जैसे इनका प्लान था। इससे क्रिस वाकई में समाप्त हो जाती है, लेकिन दोस्तों शॉक देने पे भी वो उठ नहीं रही थी। वही हम व्यूअर्स को क्रिस का सबकॉन्शियस दिखाया जाता है जहाँ वो खुद को डूबता हुआ पाती है और
ऊपर उसे होप ऑफ लाइट दिख रही थी। क्रिस उस लाइट तक जाना चाहती थी, यानी बचना चाहती थी, लेकिन क्रिस की जो घोस्ट थी वो उसके साथ थी, जो कि उसे डुबाए जा रही थी ताकि वो खत्म हो जाए। और देखा जाए तो क्रिस का जो मौत था वो काइंड ऑफ ऐसा ही डेस्टिन्ड था, जहाँ उसके बाह में इंजेक्शन रहेगा, और ये सीन बिल्कुल वैसा ही था। एली बार बार क्रिस को CPR, माउथ टू माउथ सब कुछ दे रही थी, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था। इसी के पैरेलल में नोआ होश में आ जाता है और वो खुद को आजाद करके वहाँ गिरा गन उठा लेता है। देन वो गन लेके इस जगह पे पहुंच जाता है और खुद को गॉड का मैसेंजर बुलाते हुए एली पे गोली चलाता है। नोआ के शूट करने से एक गोली एली को लग जाती है और एक गोली डिफिब्रिलेटर पे लग जाती है, जिसके कारण एली अब क्रिस को वापस झटके नहीं दे पाएगी। वहीं एली की घोस्ट भी उसके करीब आने लग गई थी, यानी एली का भी खत्म होना श्योर था। इनफैक्ट उसकी डेस्टिनी में ऐसे ही गोली खा के खत्म होना लिखा था। तभी क्रिस अपने सबकॉन्शियस में अपने और एली के प्यार को याद करती है, देन अपनी घोस्ट को हरा के लाइट की तरफ बढ़ती है। इससे होता यह है कि क्रिस फाइनली उठ खड़ी होती है, यानी कि वो जिंदा हो गई और अपने डेथ को चीट कर ली। जी हाँ दोस्तों, क्रिस तो उठ चुकी है, लेकिन एली की घोस्ट उसके करीब थी, जिसके कारण एली का खत्म होना तय था। इनफैक्ट एली खत्म होना शुरू हो जाती है एंड अब बस कुछ ही समय बचा था। लेकिन तभी बेवकूफ नोआ अपने आप को मसीहा बताते हुए कहने लगता है कि वो रिडेम्पशन करेगा, वो लैम्ब के ब्लड में सना है। नोआ गन लेके आगे बढ़ रहा था एंड देन वो एली का बहा हुआ खून अपनी उंगलियों में लगा लेता है ताकि वो सिंबॉलिकली डिपिक्ट कर सके ब्लड ऑफ लैम्ब। ऐसा करते ही एली का कर्स उस पर ट्रांसफर हो जाता है और एली एकदम से खत्म होते होते बच जाती है। देन नोआ को अपना घोस्ट दिखता है, जो कि अजीब गंदा मोटा सा दिख रहा था, और वो नोआ की तरफ बढ़ता है। बेवकूफ नोआ अपनी ही घोस्ट पे गोली चलाता है और बुलेट के वुंड्स नोआ के ही शरीर पे आते हैं। नोआ रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घोस्ट उसे दबोच के समाप्त कर देता है। इसके बाद क्रिस फौरन एली को संभालती है और हम यहाँ पे वही विसल देखते हैं, ऑल्दो इस सब अफरा तफरी में विसल टूट चुकी थी। यहीं पे सीन कट होता है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने बाद की आती है, जहाँ हम क्रिस को एकदम ठीक देखते हैं, यानी कि दोस्तों वो वाकई में कर्स से बच गई है। इनफैक्ट हम एली को भी सही सलामत देखते हैं, जहाँ एली और क्रिस स्कूल में एक दूसरे को किस भी करती हैं। क्रिस कहती भी है कि वो हमेशा मौत को अपना दुश्मन मानती थी, लेकिन मौत ऐसी चीज है जो कि सबको आनी ही है, तो जब तक नहीं आई है तब तक अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम एली के हाथ में भी एक टैटू देखते हैं, विच टेल्स अस कि एली भी अब खुल के लाइफ जी रही है, और ऐसे भी उसे क्रिस की तरह टैटू बनाने में काफी दिलचस्पी थी ही। अब इन दोनों के साइड से आशा नेल्सन नामक एक लड़की पास करती है और वो अपना लॉकर खोलती है। लॉकर के अंदर उसे वही विसल वाला जार दिखता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ स्कूल के हॉल में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर कहती है कि आशा नेल्सन, जो कि एक नई स्टूडेंट है, वो यहाँ वायलिन प्ले करने वाली है। आशा स्टेज पे आती है और वो सबके सामने वही एज़टेक विसल निकालती है। देन वो पूरे स्कूल के सामने ये विसल बजा देती है और इससे निकलने वाली आवाज सारे बच्चे सुन लेते हैं। इनमें क्रिस और एली भी थी, जो कि आशा को चिल्ला के रोकने की कोशिश करती हैं, बट इट वाज टू लेट। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विसल मूवी की कहानी, और अब हम इस फिल्म से जुड़े पोस्ट क्रेडिट सीन और थियरीज पे बातें करेंगे। सो विसल मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देख के साफ हो जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नए और बड़े खतरे की शुरुआत है। आशा नेल्सन पूरे स्कूल के सामने विसल बजा देती है और इस बार आवाज सिर्फ 4-5 लोग नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सुन लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कर्स एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रहा, बल्कि पूरे स्कूल पे आ चुका है। फिल्म में हमने देखा कि विसल की आवाज जो भी सुन लेता है, उसकी डेस्टिन्ड डेथ इवेंचुअली उसी वक्त एक्टिवेट हो जाती है। अब क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इस कर्स में आ गए हैं, तो लॉजिकली इसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले टाइम में स्कूल में अजीब और ट्रैजिक तरह से लोग खत्म होंगे। ये सिलसिला अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन सब वही तरीके से खत्म होंगे जो उनकी डेस्टिनी में लिखा होगा, जस्ट दैट मौत जल्दी आ जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ईवी ने भी यही बताया था कि अपना खून किसी और पे लगा के कर्स शिफ्ट किया जा सकता है, और कभी भी खून नहीं लगा सकते, एकदम एन वक्त पे लगाना है जब मौत आपके सामने हो। लेकिन दोस्तों क्रिस और एली ने एक नया लूप होल यूज किया। देखा जाए तो क्रिस टेक्निकली मर के वापस जिंदा होकर कर्स को चीट कर ली, लेकिन ये मेथड सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हर कोई इंसुलिन ओवरडोज और डिफिब्रिलेटर जैसे रिस्की प्लान ट्राई नहीं कर सकता। इसीलिए पार्ट 2 में शायद स्टूडेंट्स एक दूसरे पे कर्स ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, जिससे मोरल केओस भी क्रिएट हो सकता है। ऑल्दो टेक्निकली पूरा स्कूल कर्स हो चुका है, तो शायद लोग टाउन के दूसरे लोगों पे कर्स ट्रांसफर करना शुरू करें, या फिर हो सकता है कि एंड में सोल्यूशन ये निकले कि विसल को ही परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म में हिंट मिलता है कि विसल टूटने के बाद भी वापस किसी और जगह प्रकट हो जाता है, जैसे कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट जो खुद को प्रिजर्व करता है। मगर ऐसा है तो पार्ट 2 में शायद कैरेक्टर्स को सिर्फ विसल तोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी ओरिजिन या सोर्स को ही खत्म करना पड़ेगा। अब फिल्म देख के एक थ्योरी ये भी बनती है कि विसल रैंडमली लोगों को टारगेट करता हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ उन लोगों को एक्टिवेट करता है जिन्होंने उसकी आवाज सुनी हो। पूल पार्टी में ग्रेस ने विसल बजाई और वहाँ मौजूद 5 लोग कर्स में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि विसल एक तरह का ट्रिगर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बिहेवियर में एक रिवेंज वाली फीलिंग भी दिखती है। इवी ने अपने लाइफ में किसी तरह
कर्स को चीट किया था और उसके बाद विसल ने उसकी बेटी और उसके ग्रैंडसन को खत्म कर दिया। इसे लगता है कि कर्स एक सिंपल मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि उसमें किसी एंटिटी या डार्क फोर्स की विल भी हो सकती है जो बैलेंस मेंटेन करना चाहती है। क्रिस और एली ने भी डेथ को चीट किया, इसलिए पॉसिबल है कि पार्ट 2 में विसल और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और उन दोनों को फिर से टारगेट करे। ये भी हो सकता है कि आशा का विसल बजाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो, बल्कि कर्स ने खुद उसे इन्फ्लुएंस किया हो ताकि ज्यादा लोग इस ट्रैप में फंस सके। इन शॉर्ट ऐसा प्रतीत होता है कि विसल बदला लेता है, मतलब अगर उसके कर्स को चीट किया गया तो वो दोबारा ज्यादा पावर के साथ आप पे या आपके करीबी लोगों पे हमला करेगा। अब फिल्म में एक चीज थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगती है और वो है कर्स का टाइमिंग। मिस्टर क्रेवन और नोआ जैसे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खत्म हो गए, जबकि क्रिस, एली, डीन, रेल और ग्रेस कुछ दिन तक सरवाइव कर गए। अगर कर्स तुरंत काम करता है तो सब लोग तुरंत क्यों नहीं मरे? इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि विसल अननोन विटनेसेस के सामने अपना काम नहीं करता। देखो, मिस्टर क्रेवन जब खत्म हुए थे तब वो बेसिकली अकेले थे, और नोआ जब खत्म हुआ तब वो क्रिस और एली के सामने था, जो कि विसल के कर्स को ऑलरेडी समझते थे। लेकिन पूल पार्टी वाले ग्रुप अक्सर एक दूसरे के साथ थे और तब वो कर्स को समझते भी नहीं थे, यानी कि एक तरह से अनजान थे। तो शायद कर्स अपने विक्टिम को तभी खत्म करता है जब सिचुएशन प्राइवेट हो, या जब विक्टिम का फेट नेचुरली उस सिचुएशन में एक्टिवेट हो सके, या फिर विक्टिम ऐसे लोगों के साथ हो जो कि ऑलरेडी इस कर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट नहीं है और फिल्म में ये चीज थोड़ी वेग रह जाती है। हो सकता है पार्ट 2 में ये रूल और क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए। फॉर नाउ हम इसे प्रोटैगनिस्ट के लिए प्लॉट आर्मर ही कह सकते हैं। नाउ फिल्म में विसल की ओरिजिन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। ये सिर्फ इतना बताती है कि उसने इसे ग्वाटेमाला के ब्लैक मार्केट से खरीदा था और ये किसी प्लंडर्ड सिविलाइजेशन का स्टोलन आर्टिफैक्ट है। विसल पे जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें मिस्टर क्रेवन ने समन द डेड समझा था, लेकिन आईवी के अकॉर्डिंग इसका एक्चुअल मीनिंग है समन योर डेथ। ये हिंट करता है कि विसल का कनेक्शन किसी एंशिएंट रिचुअल से हो सकता है, जहाँ किसी ट्राइब को प्रताड़ित किया गया हो और उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसे विसल बनाई हो विद द हेल्प ऑफ रिचुअल्स। जो भी हो, इसका ओरिजिन तो हमें पार्ट 2 में ही दिखाया जाएगा। अब दोस्तों, रियल लाइफ में भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे एज़टेक डेथ विसल कहते हैं। ये एंशिएंट एज़टेक सिविलाइजेशन का एक सेरामिक विसल होता है जो स्कल जैसा डिजाइन रखता है, जैसा हमने फिल्म में देखा। जब इसे बजाया जाता है तो इससे एक ह्यूमन स्क्रीम जैसी हॉरिफाइंग साउंड निकलती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये विसल अक्सर बरियल साइट्स में मिले हैं और कई थ्योरीज के अकॉर्डिंग एज़टेक्स इसे वॉर रिचुअल्स या सैक्रिफिशियल सेरेमनीज में यूज करते थे ताकि बैटलफील्ड में एनिमीज को साइकोलॉजिकली टेरराइज किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये विसल्स डेथ रिचुअल्स में यूज होते थे, जहां इनकी आवाज सिंबॉलिकली आफ्टर लाइफ या स्पिरिट्स को कॉल करती थी। इंटरेस्टिंगली मैंने खुद 2018 में एज़टेक डेथ विसल पे एक वीडियो बनाया था। जी हाँ, आज से तकरीबन 8 साल पहले, और उस वीडियो में मैंने इसके हिस्ट्री और साइंस को एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो बस कुछ 5 मिनट की है, तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में छोड़ दूंगा। नाउ कमिंग टू क्रिस, वेल उसका कैरेक्टर एक्चुअली फिल्म का इमोशनल कोर है। स्टोरी के स्टार्ट में वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पास्ट से हॉन्टेड है। उसे लगता है कि उसके ड्रग एडिक्शन की वजह से उसके फादर समाप्त हुए, इसलिए वो सबकॉन्शियसली फील करती है कि उसे जीने का कोई राइट नहीं है। इसलिए जब कर्स उसके पास आता है तो एक पॉइंट पे वो ऑलमोस्ट गिव अप करने के लिए रेडी थी, लेकिन स्टोरी के एंड तक क्रिस कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब वो लिटरली डेथ के सामने होती है और अपनी घोस्ट से फाइट करती है। तब वो डिसाइड करती है कि वो खत्म होना नहीं चाहती। ये मोमेंट सिंबॉलिकली भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी डेस्टिन्ड मौत जो थी वो ड्रग ओवरडोज से ही थी, और फाइनल सीन में भी उसके आर्म में इंजेक्शन था। लेकिन क्रिस इस बार उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के बजाय उसके अगेंस्ट फाइट करती है। एंडिंग में जब वो कहती है कि डेथ तो इनएविटेबल है लेकिन तब तक लाइफ को जीना चाहिए, तो ये लाइन उसके पूरे कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट कर देती है। अब वो गिल्ट में भरी हुई लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंसान है जो अपनी लाइफ को ओपनली जीने लगी है। ईवी क्रिस को यही समझाई थी कि मौत एक चॉइस नहीं है, मतलब मौत सबको आना है लेकिन जीना तो हमारे हाथ में होता है। एक और इंटरेस्टिंग थियरी है कि विसल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉन्डुइट हो सकती है किसी सुपरनैचुरल फोर्स का। मतलब विसल खुद कर्स नहीं है, बल्कि उसके थ्रू कोई एंटिटी विक्टिम्स को डेस्टिनी को मैनिपुलेट करती है। इसलिए विसल टूटने के बाद भी कर्स खत्म नहीं होता और ऑब्जेक्ट वापस अपीयर होता है। अगर ये थियरी सही है तो पार्ट 2 में शायद कैरेक्टर्स को पता चले कि विसल के पीछे कोई एंशिएंट स्पिरिट या डेथ डीटी है जिसे एज़टेक रिचुअल्स में वर्शिप किया जाता था। अगर ऐसा हुआ तो सीक्वल सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं बल्कि ओरिजिन स्टोरी और एंशिएंट माइथोलॉजी एक्सप्लोर करेगा। ओवरऑल ये श्योर है कि फिल्म का पार्ट 2 तो आएगा ही, और जब भी फिल्म आएगी मैं एक्सप्लेनेशन लेके जरूर आऊंगा। तो हाँ, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही अगर आपके पास कुछ नई थियरीज है तो उसे भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।